हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे SSDF4U में स्वागत है। और जो आपके ICR के एग्ज़ाम 7 जुलाई से आरंभ है और ये 10 जुलाई तक होंगे। उसमें जो आपके साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने हैं, 25 मार्क्स का साइंस है उसमें, तो उसके हम एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आने के अधिकतम चांस है उस पर हम डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि हम बात करें जो जो कोई भी व्यक्ति जो दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है, तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा। और जो व्यक्ति नज़दीक की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसे दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछता है कि कोई व्यक्ति 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है तो उसे कौन सा दोष है, तो आप बोलोगे निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, दूसरी चीज़, आँख का वह अंश जिसमें जिसमें से अधिक 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 अपवर्तन होता है उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस जो होता है ये आपके आँख के बीच में होता है लेंस, और इसके थ्रू आपका जो किरण होती रे होती है वो आपके रेटिना पे होके जाती है। ठीक है, और लेंस को हम आँख की खिड़की भी कहते हैं, विंडो ऑफ द आइज भी कहते हैं। मानव की आँख में दूर दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, दूर दृष्टि को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस से, और निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। वाहनों का साइड मिरर किस प्रकार का दर्पण है, वो है उत्तल लेंस। ठीक है, दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता कहलाता है आभास्य प्रतिबिंब। ठीक है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ये जो प्रश्न है ये अधिकतर पूछने का चांस रहता है एग्जाम में, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये दूसरे भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो सीले और पिस्टले इन दोनों ने खोज किया था आपके ऑक्सीजन का, जबकि रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन का खोज किया। अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने किया था, है ना, रैमजे और रेले इन दोनों ने अक्रिय गैस आर्गन की खोज किया। जो आर्गन है या हीलियम है या नियोन है, ये गैसें दूसरे के साथ सक्रिय न्यूट्रॉन अर्थात किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते, क्योंकि इनका जो आखिरी कक्ष है वो फिल होता है। जो आपके एटम का जो आखिरी कक्ष होता है KLMN आपने पढ़ा होगा, दूसरे पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो ये इनका फुलफिल होता है। यदि हम आर्गन की परमाणु संख्या की बात करें तो ये आपका होता है 18। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की जो खोज किया था वो किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, यह अभी एक्चुअली में ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया, अभी जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसके इवनिंग के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये जो किया गया था वो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का तो पता चल गया आपको कि गोल्डस्टीन ने किया था। इसी प्रकार से आपका होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज की गई थी वो चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। कौन सी दो भौतिक राशियों की विमाएँ समान है, कार्य और ऊर्जा, इसकी जो विमाएँ हैं वो समान है। घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा वह होती है जो एकदम, जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर से छोड़ोगे तो उसमें उसमें क्या होगा कि उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, जब तक वो रुकी हुई है वो स्थिर ऊर्जा है, जैसे, ठीक है। घर के तो दो, इसे इंग्लिश में कैनाइट एनर्जी कहते हैं गतिज ऊर्जा को, और स्थिर ऊर्जा को कांस्टेंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका अच्छा जो आपको कैनाइट और कांस्टेंट एनर्जी अर्थात स्थिर और गतिशील ऊर्जा का अच्छा उदाहरण है आपका मोटर। मोटर जो होता है वो इसका अच्छा उदाहरण है। जनरेटर आप बोलोगे। घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि सतह पर गिराया जाता है तो पत्थर की गति ऊर्जा कब अधिकतम होगी, भूमि सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले। यदि कोई किसी पत्थर को आप ऊपर से गिराओगे तो सबसे ज़्यादा जो उसकी गति जो ऊर्जा रहेगी जब वह पत्थर ज़मीन पे एकदम गिरने वाला होगा तब होगी। ठीक है, कौन ऊर्जा का गैर
पारंपरिक स्रोत नहीं है, यह प्राकृतिक गैस। ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखो पहले परंपरागत स्रोत समझो कि क्या है ऊर्जा का, और गैर परंपरागत स्रोत समझो। परंपरागत जो स्रोत है इसका वो है आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, कोयला हो गया, ये परंपरागत स्रोत में आ जाते हैं। गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जो आपके, जैसे आपका ये हो गया वाइंड एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, भूतापीय ऊर्जा, ये और बायोगैस, ये सब क्या है, ये गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं और इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो चट्टान पर जब प्रहार करता है तो किस लिए चोटिल हो जाता है? क्योंकि चट्टान प्रतिक्रिया करेगा। यदि आप किसी चीज़ पे प्रहार करोगे तो उसका कुछ रिस्पॉन्स भी तो मिलेगा, तो उसके कारण वो चोटिल हो जाता है। एक समान गति के साथ एक वस्तु चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्वरित हो सकती है, उसे हम कहते हैं त्वरित हो सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, ये समय के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सपोज के लिए आप गाड़ी चला रहे हो प्रति घंटा 10 किलोमीटर हिसाब से, बट नेक्स्ट जो घंटा था उसमें आपने 12 किलोमीटर चला दिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आया, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन किस प्रकार से है? सकारात्मक है। नकारात्मक वो होता है जिसमें आपका गाड़ी की रफ्तार घटेगी। एक त्वरण के साथ m द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े पर दागने के पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? तो उसका फॉर्मूला दे रखा है m का मतलब होता है मास, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, और इस प्रकार से, और m का मतलब होता है मास, और बड़ा m जो है उसका मतलब होता है आपका ले लोगे, ठीक है। कौन आभासी बल है? ये आप केंद्रीय बल को हम आभासी बल कहते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हो जो तरंगे उठती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों कहते हैं, ठीक है। किसी सिंगल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है ओसिलोस्कोप के द्वारा। आवृत्ति मॉडुलेशन में क्या पाया जाता है? निश्चित आयाम। कौन सी तरंग निर्वत से नहीं गुजर सकती? ध्वनि। स्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये होती है समान आवृत्ति की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करना। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? अवरक्त किरणें। मेजोन कण कहाँ पाए जाते हैं? ऑक्सीमक किरणों में। रेडियो प्रसारण से संबंधित AM का पूर्ण रूप क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था, हेनरिक हर्ट्ज। गामा किरणें की किन किरणों से सबसे अधिक समानता है? एक्स किरणें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। किसी समुद्र का रंग नीले प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें प्रकीर्णित हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला, ठीक है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी तो जो आकाश का रंग होगा वो काला होगा। कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? वो ध्रुवीकरण, ठीक है। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब 33वां क्वेश्चन आपका है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि
कि इंद्रधनुष तब बनेगा जब बारिश होने के पश्चात सूर्य पे बूंद की विपरीत विपरीत दिशा में, मतलब जैसे सूर्य के पे जब सूर्य की किरण जब पानी की बूंद पे पड़ेगी तो उसके विपरीत से जब देखोगे तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। इसके दो कारण होते हैं। इसके लिए इंद्रधनुष के दो चीज़ महत्वपूर्ण है, एक होता है अपवर्तन और दूसरा होता है अपवर्तन का होना अत्यंत आवश्यक होता है इसमें, जब भी आपका इंद्रधनुष दिखाई देगा। और आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होगा तो आपको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? देखो, आप यदि किसी चीज़ को देख रहे हो तो इसका मैक्सिमम आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी से देखना चाहिए। मतलब आप यदि आँख के ज़्यादा नज़दीक लाओगे तो आपको आँख को तकलीफ होगी और सुस्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर की दूरी महत्वपूर्ण है। और हमारी जो अनंत की दूरी है वो जो हम दूरतम कितना देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, परंतु नज़दीक कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर ज़्यादा नज़दीक नहीं देख सकते हैं। यदि देखेंगे तो उससे हमारे आँख में प्रॉब्लम होगी। किस स्थिति में दूर की चीज़ें अब फोकस से हटकर दिखाई देती है? निकट दृष्टि दोष में, ठीक है ना, पहले बता देगा। निकट दृष्टि दोष में जो होते हैं दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। इसमें मायोपिया कहते हैं हम। मानव आँख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है हरे क्षेत्र में, ठीक है, हरे क्षेत्र में अधिक होती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? 1/60 सेकंड तक, ठीक है। और समझने की चीज़ क्या है कि तो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा स्क्रीन शीशा के सतह पर्दे पर बनने वाला प्रतिचित्र कहलाता है वास्तविक। यदि कौन सा इमेज हम पर्दे पे प्राप्त कर पाते हैं उसे हम वास्तविक कहते हैं। जिस इमेज को, जिस प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे हम आभासी कहते हैं और इंग्लिश में वर्चुअल कहते हैं। उत्तल तथा अवतल दर्पण उदाहरण है गोलीय दर्पण के, ठीक है। अर्म वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि अर्म वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनता कम होती है, ठीक है ना। शुष्क वायु, तो वायु में घनत्व यदि कम रहेगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपकी जो, तो अर्म वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि अर्म वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, ठीक है। घनत्व कम होने के कारण ये होता है। घनत्व का डेंसिटी, जो पार्टिकल्स उसमें छोटे छोटे कण वो कम रहता है, ठीक है, जिसके कारण उसका वेग ज़्यादा रहता है। हर्ट्ज इकाई है तरंगों की आवृत्ति, ठीक है ना। तो हर्ट्ज इकाई जो है वो तरंगों की आवृत्ति, मतलब हर्ट्ज जो यूनिट है वो है तरंगों की आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल में हम ध्वनि प्रदूषण को मेजर करते हैं। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक माप। दिन के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है